सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 13 दिसंबर और 4 जनवरी 2025 को हो चुका है। 13 दिसंबर पीटी के बाद से कोई भी यूट्यूब पर लेक्चर नहीं ले रहा था। इसका मेन वजह ये था कि इस एग्ज़ाम के बाद से एक तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रहा था। और ठगा हुआ महसूस इसलिए कि जिस तरीके से चीज़ें हुई, चाहे क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात हो जाए या कल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो कई सारे क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, लगता है कि पता नहीं क्या किया जाए। ख़ास करके जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका लगातार कॉल या मैसेज आता है कि क्या मैं बीपीएससी तैयारी छोड़ दूं, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार वो 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे थे, कई सारे टेस्ट मॉक टेस्ट सब कुछ दिए थे, बट क्वेश्चन पेपर जो लेवल था उसको देख के शौक लग गया। तो स्टूडेंट के बीच एक निराशा का भाव है, और इस निराशा के भाव में मैं यूट्यूब पर क्या वीडियो बनाता। मैं सोचा था पीटी एग्ज़ाम के पहले ही कि 15 दिसंबर से मेंस का बैच या मेंस का लेक्चर शुरू करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और इसी बीच में लगातार सिर्फ तैयारी का दौर चला, जिसमें कि जो भी हम लोगों से हो पाया और जो अभी भी जितना भी हो पा रहा है वो किया जा रहा है। अब आयोग के ऊपर निर्णय है कि वो अब क्या लेती है। तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, खास करके जो रियल जो तैयारी करने वाले बच्चे बीपीएससी के हैं वो काफ़ी एक तरह से निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। अब उन लोग के लिए क्या किया जाए। अब आयोग को कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिसमें फिर से वो बच्चे फिर से तैयारी के मूड में आ जाएं या उस रास्ते पे आ जाएं, क्योंकि एक तरह से निराशा का अभाव है। और ये निराशा का भाव से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार कॉल या मैसेज इस बात को लेकर आ रहा है कि अब क्या करूं। इस तरह से अगर आयोग में चाहे जब पेपर धारने का बात हो जाए, लीक का जो भी चीज़ें हो रहा है, क्योंकि एक मेरी भी बोलने की एक सीमा है कि मैं भी चाहकर भी बहुत कुछ नहीं बोल सकता। बाकी हाँ, मैं हमेशा स्टूडेंट, चाहे मेरी टीम जो स्टूडेंट के साथ रही है और आगे भी रहेगी, ठीक ना। तो अब ये बात यह है कि अब इस दौर में क्या किया जाए। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि चाहते कि नहीं कुछ ना कुछ मेंस का भी चीज़ें किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग आज बीपीएससी मेंस को लेकर, चाहे 70 की तैयारी कर रहे हो या 71 की तैयारी कर रहे हो, तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं कंप्लीट बीपीएससी का सिलेबस, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड, निबंध का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए इस लेक्चर को देखने के लिए, और जो चीज़ें इसमें बताया जाएगा आप उसको सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि जब मेंस की तैयारी करते हैं तो एक आपको पास लिस्ट ऑफ टॉपिक होना चाहिए कि हाँ भाई हमको ये टॉपिक हमको करके जाना है, और उस टॉपिक का सोर्स क्या हो और किस तरीके से तैयारी किया जाए, उन सारी बातों का मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ 1-2 दिन के बाद जिस तरह से 67, 68 और 69 में मेंस का प्रोग्राम चला था ड्रिल एंड फाइटिंग का, या जो पूरा क्लास का ऑनलाइन वो भी चलेगा, तो कैसे कराया जाएगा वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। बाकी ऑफलाइन सेंटर पटना में मेंस का भी जो टेस्ट सीरीज वीकली या जो भी चलेगा उस सब चीज़ों का मैं इसमें डिस्कस करूँगा, ठीक ना। तो इसमें मेनली मैं अभी डिस्कस करता हूँ सिलेबस पर, उसके बाद और भी चीज़ें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो आपका मेनली 3 पेपर पे आपको मेनली फोकस करना है, जिसमें आपका जीएस पेपर फर्स्ट में जो 300 नंबर का होता है, इसमें आपका 3 सेक्शन है। हिस्ट्री का सेक्शन है विथ आर्ट एंड कल्चर, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, बाकी डीआई का सेक्शन है। तो इस पेपर में क्या है कि जो पहला क्वेश्चन होता है और जो चौथा क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर होता है। शॉर्ट आंसर मतलब ये है कि जो पहला क्वेश्चन आपका इस पेपर का होगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन होगा, ये 7 और 8 मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसको बोलते हैं। बाकी चौथा जो प्रश्न होगा जिसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा वो भी आपका शॉर्ट रहेगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपका डीआई का पूछा जाएगा। पेपर 2 की जहाँ तक बात है, इसमें आपका इंडियन पॉलिटी बिहार से जुड़ा हुआ, बाकी इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी रहेगा, बिहार से जुड़ा हुआ रहता है। साइंस टेक में भी बिहार से जुड़ा रहा क्वेश्चन रहता है।
इस पेपर में पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और जो सातवां क्वेश्चन होगा वो आपका शॉर्ट आंसर होगा, बाकी इसमें लॉन्ग होगा। जहाँ तक निबंध की बात है 3 सेक्शन होता है। सेक्शन फर्स्ट में 4 क्वेश्चन, सेक्शन सेकंड में भी 4 क्वेश्चन, सेक्शन थर्ड में भी आपका 4 क्वेश्चन जो बिहार स्पेसिफिक से पूछा जाता है। इस सेक्शन से हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आपको लिखना होता है निबंध में। तो 300 मार्क्स का ये भी। तो फाइनली जो आपका जो मेंस का रिजल्ट आता है वो आपका 900 मार्क्स पे ही आता है। बाकी 2 पेपर और आपको देना पड़ेगा मेंस में, एक हिंदी क्वालिफाइंग का होगा और ऑप्शनल भी आपका क्वालिफाइंग का होगा। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, इसका मार्क्स आपका ऐड नहीं होता है, ये सब आपको पहले से ही पता होगा। अब मेन आते हैं हम लोग जो है कि सब्जेक्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये जो भी टॉपिक आपको यहाँ बताया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बेस पे। बाकी और भी अगर इसमें कुछ नया क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 वर्षों का अगर बीपीएससी मेंस हिस्ट्री का है अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कई सारे नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आराम से इस देखिए सारा आपका डॉट जो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बिहार एंड भारत और बिहार का इतिहास या जो कला एंड संस्कृति के जो महत्वपूर्ण टॉपिक में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ना कई डायमेंशन में बांट दिया हूँ, जैसे कि ट्रैवल्स मूवमेंट अलग कर दिया हूँ, पीएन मूवमेंट अलग कर दिया हूँ, फ्रीडम मूवमेंट में अलग कर दिया हूँ, मतलब कि सबको मैं सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक इसमें मैं रखा हूँ ट्राइबल्स मूवमेंट को, जनजातीय विद्रोह को। इसमें देखिए आपका मेनली जो क्वेश्चन पहले पूछता था कि भाई संथाल और मुंडा से मेनली क्वेश्चन पूछता था पहले, आज से 5-6 साल पहले। लेकिन अब जो क्वेश्चन 64 में क्वेश्चन पूछा कि ओवरऑल जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट का नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अब जनजातीय विद्रोह जब भी आप पढ़ें तो मेरा सलाह इसमें यही होगा कि जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट, चाहे वो 18 सेंचुरी का हो, 19 सेंचुरी का, 20 सेंचुरी का, वो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या साउथ इंडिया में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, आप लोकेशन वाइज इसको पढ़ लीजिए। उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो करेक्टर जो नेतृत्व करता है उनके बारे में भी आप जान लीजिए, ठीक ना, और उसका कुछ स्पेसिफिक क्या रिजल्ट निकला वो भी जान लीजिए। और ओवरऑल में उसका जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट है उसका क्या काउज है, क्या नेचर है, उसका क्या परिणाम रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। तो आप इसको जो है ना आप इसको आराम से करके जाएंगे। फिर पीजेंट मूवमेंट की जहाँ तक बात है, इसमें खास कर चंपारण सत्याग्रह के हर एक डायमेंशन, चाहे उसका क्या कारण था, क्या परिणाम निकला, कैसे एक इम्पोर्टेंट मतलब मूवमेंट है इंडियन, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, या महात्मा गांधी का क्या इसमें रोल था, या और भी बिहार के जो लोकल 1-2 नेताओं की इसमें जो बड़ी भूमिका थी, आप उसको भी करके जाएं। क्योंकि अब तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछने जाने का नेचर आ गया ना, तब शॉर्ट लिख दिया आपको राजकुमार शुक्ल शॉर्ट नोट में, तो आपको उनके बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज लेके जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। क्योंकि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम कर देंगे, ठीक है। इसको आपको करके जाना पड़ेगा। फिर इसका क्या कारण है, क्या परिणाम है। फिर बिहार में जो किसान मूवमेंट है खास करके उसमें भी जो है ना स्वामी फैन की भूमिका को अच्छे से आप करके जाना चाहिए। और ओवरऑल में एक 19 और 20 सेंचुरी में जो भी पीजेंट मूवमेंट चाहे इंडिया में या बिहार में हुआ है उसका क्या कारण है, उसकी क्या प्रकृति है, या जो पीजेंट मूवमेंट का क्या रिलेशन था हमारे स्वतंत्रता संग्राम से, वो भी आपको इंटरलिंक करके पढ़ कर जाना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन से छूटेगा नहीं। अब नेक्स्ट जो इसमें आपका है कि हाँ, अब स्वतंत्रता संघर्ष के टॉपिक में हम आएंगे तो सबसे पहले आपको इसमें करना चाहिए 1857 का क्रांति, इसका क्या कारण है, क्या परिणाम, प्रकृति, प्रभाव, और खास करके बिहार में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। फिर इंडिया में कैसे नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, उसके क्या फैक्टर हैं, गरम दल नरम दल का क्या रोल रहा, उसका क्या उनकी कुछ कमियाँ रही, इनके दोनों के विचारधारा में कार्य पद्धति में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, ओवरऑल आपको पढ़ के जाना चाहिए। फिर 1885 से लेकर 1905 के बीच में भारतीय राष्ट्रवाद जो है, जो इंडियन नेशनलिज्म है, उसका क्या नेचर है, वो किस नेचर का है, आपको यहाँ तक इस गहराई तक आपको पढ़ के जाएंगे तो चीज़ आपके लिए बेहतर हो। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल जैसा वो जितना भी जो भी पूछ रहा है, लेकिन आपको अपना लेवल तो कम से कम मेंटेन करके जाना पड़ेगा, ठीक ना। आप गांधीयन एरा, गांधी युग में देखिए क्या क्या 1915 से लेके 1947 का जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो मेन फीचर्स क्या है कि गांधी युग की क्या विशेषता है।
अगर आप इसको अच्छे से टॉपिक और पढ़ेंगे ओवरऑल तो आपको इनकी विशेषता काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगी। फिर राइज ऑफ गांधी जी कैसे होते हैं, आखिर क्या राइज का क्या काउज क्या था, क्या किसकी वजह से 1915 में गांधी जी आते हैं और पूरा का पूरा अगले 30-40 साल तक गांधी युग ही का क्यों कहा जाता है, क्या वजह है इसका है, इसको करना पड़ेगा। फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या कारण था, क्या परिणाम था, और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में क्या गतिविधि रही। फिर गांधी जी की संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति क्या रही थी, और गांधी जी एज अ मास लीडर के रूप में, तो ये सब आपको करना पड़ेगा इस टॉपिक के तहत। बाकी आप देखिए स्पेसिफिक बिहार की अगर हम बात करते हैं, रोल ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब 1957 से लेके 1947 तक के बीच में, तो खास करके 57 की क्रांति में क्या मास पार्टिसिपेशन, मतलब बिहार के लोगों की क्या भूमिका थी, वो करना पड़ेगा। फिर इसमें आपको फिर वीर कुंवर सिंह की भूमिका में ऑलरेडी पहले बता ही दिया। फिर बिहार में भी कुछ देखिए नरम दल कुछ गरम दल के नेता हैं, उनकी भूमिका आपको अलग से में भी पूछा जा सकता है। बाकी इन सारे मूवमेंट में बिहार का क्या भूमिका है, हालांकि जो भी अगर यूट्यूब पर मेरा वीडियो अगर देखेंगे मेंस का, तो इस सब चीज़ का मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा हूँ, ठीक ना। बाकी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो था और बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका थी, आप जो है आराम से इसको करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार क्वेश्चन अलग से, क्योंकि बिहार में महिलाओं की भूमिका चाहे 57 क्रांति हो जाए या चंपारण सत्याग्रह हो जाए या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो जाए, क्विट इंडिया, सब में आपको भूमिका को अच्छे से कुछ नाम भी आपको महिलाओं का इसमें लिखना पड़ेगा। अब आर्ट एंड कल्चर में तो हालांकि इसमें कुछ नए नए क्वेश्चन बीपीएससी लास्ट कुछ साल से पूछ रहा है, इसमें आपको देखिए मौर्य कला, मौर्यन आर्ट, गुप्त कला, पाल कला, पटना कला तो करके जाना ही जाना है। बाकी जो आर्किटेक्ट जो है उसको खास करके एंशियंट टाइम में या मध्यकालीन भारत में जो भी स्थापत्य कला बिहार में है उसको आपको करके जाना चाहिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी कर लीजिए, चाहे उनसे जुड़ा हुआ जो भी कला है या कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि है वो आपको करके जाना चाहिए। फिर प्राचीन काल से लेके बिहार में क्या एजुकेशन, साइंस का, अध्यात्म का क्या रहा है वो भी, क्योंकि 68 या फिर 9 में क्वेश्चन इस तरह का आपको पूछा जा चुका है। खास करके नालंदा विश्वविद्यालय इस बार इसका उद्घाटन भी हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। विक्रमशिला का भी अभी इसको फिर से बनाने की बात चल रही है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जब मैं कराऊंगा ये चीज़ें तो मैं ये सब चीज़ टॉपिक डिस्कस ऑलरेडी मैं करूंगा। फिर मधुबनी पेंटिंग काफ़ी चर्चा में रहा है, मंजूषा पेंटिंग भी काफ़ी चर्चा में रहता है, और मंदिर का जो विकास हालांकि क्वेश्चन पूछ चुका है, जो भी नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, आपको वो सब चीज़ें जो है करके जाना चाहिए। तो मतलब आर्ट एंड कल्चर आपको अच्छे से करके जाना ही पड़े, क्योंकि यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तो तय है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, तो आपको क्यों नहीं, अगर 38 और प्लस 7 या 8 मतलब कि आपको लगभग 45 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना सिर्फ इस टॉपिक से आ रहा है बीपीएससी में, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना ही चाहिए। फिर एजुकेशन और जो प्रेस, देखिए वेस्टर्न एजुकेशन तो क्वेश्चन बीपीएससी लगभग हर एक साल पूछता है, कुछ साल छोड़ दिया जाए तो हर एक साल क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, उसका क्या प्रभाव पड़ा, प्रेस का विकास बिहार में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे स्वतंत्रता संघर्ष पे, आपको करके जाना चाहिए। फिर जो प्रमुख जितने भी व्यक्तित्व हैं, चाहे महात्मा गांधी, नेहरू जी, टैगोर जी, जयप्रकाश, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी, बी आर अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, फिर इन सबको आपको करके जाना, क्योंकि इस बार मेरे ख्याल से कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार उनको भारत रत्न 2024 में मिला है। अगर कुछ विविध टॉपिक अगर देखेंगे, जैसे कि बिहार में एक बार शॉर्ट नोट पूछा था, दलित मूवमेंट इन बिहार, फिर वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, ये भी एक बार शॉर्ट नोट बीपीएससी पूछ चुका है। देखिए जो भी टॉपिक मैं लिखा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर ऑलरेडी पूछ चुका है। आप कोई कमेंट करके ये मत बोलेगा ये कहाँ से एक क्वेश्चन अभी तक पूछा ही नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार सिलेबस आपको देखना बहुत जरूरी। सिलेबस जब तक आप नहीं देखेंगे तो क्या टॉपिक पहले पूछा है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक ना। फिर राइज ऑफ मॉडर्न बिहार का जो 1912 में जो बना उसके पीछे क्या फैक्टर था, क्यों बना, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। बंगाल बिहार से क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार पूछा है, ठीक ना। फिर ब्रिटिश भारत के जो भी प्रमुख एक्ट है, चाहे वो 57-58 एक्ट है, 1909 का है, 1919 का, 1935 का, प्रमुख विशेषता आपको जो फैक्चुअल है आप उसको आराम से याद करना आपको उसमें पड़ेगा। अब जहाँ तक हिस्ट्री के लिए सोर्स की बात है, देखिए एक केबीसी नैनो मेंस की बुक आती है, मतलब कि वो आप रख सकते हैं, मतलब हिस्ट्री का वो ठीक ठाक टॉपिक कवर किया। बाकी या तो ISPCS फाइटर्स का आप नोट्स जो भी है हिंदी इंग्लिश में आप उसको भी ले सकते हैं। बाकी एक CME
पटना में सर पढ़ाते हैं, उनका भी नोट ठीक है, आप इससे भी काम चला सकते हैं। और एक जरूर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत चीज़ें हो जाएगा। तो ये आप अगर इतना अध्ययन सामग्री से आपका आराम से काम चल जाएगा, अधिक आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पॉलिटी, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी और बिहार को जोड़ के जो पूछता है। देखिए जो भी मेंस का जो भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, तो बिहार को कुछ ना कुछ जोड़ के पूछ, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ना कुछ बेसिक टर्म आपको पॉलिटी में पहले पता होना चाहिए। बेसिक टर्म क्यों, देखिए अगर आप 63 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि संविधान और संविधानवाद में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका पॉलिटी का पता होना चाहिए, जैसे कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या है, फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, जस्टिस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, शक्ति का पृथक्करण क्या है, न्यायिक स्वीकृता क्या है, सोशलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है, क्षेत्रवाद क्या है। ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी का। ये प्लीज़ आप एक बार ना इसका परिभाषा जरूर करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है ना चीज़ें बन सकता है। अब नेक्स्ट अगर संविधान की हम बात करते हैं तो प्रीएम्बल, प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी पीटी के लिए। तो प्रस्तावना की क्या विशेषता है, इसका क्या नेचर है, ठीक ना, इसकी क्या फिलॉसफी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और प्रस्तावना के इम्पोर्टेंट टर्म और उससे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद में जो है वो आपको करके जाना हो। जैसे कि जो डेमोक्रेटिक जो टर्म है उस वो क्या है, और उससे संबंधित कहाँ कहाँ आर्टिकल है, पंथनिरपेक्ष है उससे संबंधित कहाँ कहाँ आपका आर्टिकल है, आपको ये करके जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट में इसके कितने टाइप्स हैं अच्छे से कीजिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और प्रमुख इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जैसे कि 14 है, 15, 16, 19, 21, 25, 32, ये सब आपको करके जाना चाहिए। और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये आपको प्लीज़ एक बार जो है ना इसको देख के जाइए। डीपीएसपी में इसका क्या नेचर है, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, भारत और बिहार में इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है 1950 के बाद से, तो ये आपको करके जाना चाहिए। कार्यपालिका में देखिए, अब देखिए मैं इसको कार्यपालिका में डिवाइड कर दें, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे सरकार के अंग में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका को क्या करके जाना चाहिए, देखिए राष्ट्रपति के बारे में, इसका कैसे इलेक्शन होता है, इसका क्या पावर, क्या फंक्शन, इसको करके जाइए। फिर राज्यपाल के बारे में क्या शक्ति, क्या कार्य, क्या राज्यपाल से जुड़ा हुआ क्या विवाद है, क्वेश्चन का बहुत ही बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक ना। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पावर के बारे में, इसके दोनों के बारे में करना चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित जो चीज़ें आपको करके जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, क्या शक्ति है, मुख्यमंत्री के क्या कार्य है, क्या शक्ति है, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की का क्या उपलब्धि है, एज ए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की क्या उपलब्धि है, क्वेश्चन साहब बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है ना। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में क्या रिलेशन है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में। फिर सीएम और राज्यपाल के बीच का रिलेशन, मतलब संविधान में क्या रिलेशन है उसको करके, और जो मंत्री परिषद चूँकि भी काफ़ी चर्चा में रहता है, ये भी आपको यहाँ से करके जाना चाहिए। अगर हम विधायिका की हम बात करते हैं तो विधायिका में देखिए पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है, क्या कार्य है, ये कितना संप्रभु है, कितना गैर संप्रभु है, लगातार को बीपीएससी यहाँ से पूछ रहा है। संसद की लगातार जो घटती उत्पादकता है, जो संसद हमेशा देखिए गतिरोध होता है, उसके क्या कारण है, इस आपको करना चाहिए, ठीक है ना। फिर लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानिए, लोकसभा के अध्यक्ष क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, और ज्वाइंट सेशन किस परिस्थिति में बैठता है, इस करना चाहिए। और वही डिस्क्लाइंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, ये भी टॉपिक आपको करके जाना चाहिए। फिर संसद की क्या उपलब्धि है, इतने सालों के बाद हमारे पार्लियामेंट का क्या उपलब्धि रहा है, ठीक ना। 65 या 64 में सबको हमने पूछ चुका है, मतलब कि कैसे पार्लियामेंट एक जो भारत का एकीकरण का एक प्रमुख मंच है, सबको बीपीएससी ऑलरेडी वहाँ से पूछ चुका है। बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वहाँ से भी आपको बिहार विधानसभा है, बिहार मंत्री विधान परिषद का क्या संरचना है, शॉर्ट में पूछ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो ये आपको करके जाना चाहिए। फिर न्यायपालिका में देख लीजिए न्यायिक स्वतंत्रता क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियाँ क्या, उसका अधिकार क्या है, कोलिजियम प्रणाली काफ़ी चर्चा में रहता है, यहाँ से आपको करना चाहिए। न्यायिक समीक्षा हो गया, सक्रियता हो गया, पीआईएल हो गया, मेजर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आज़ादी के बाद उसको आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। फिर न्यायपालिका 75 साल में उसकी क्या यात्रा, क्या आप देखते हैं, क्या उपलब्धियाँ, क्या उसमें कमियां हैं, ये करके जाइए। फिर क्या चुनौतियां करके जाइए। न्यायपालिका और पार्लियामेंट में क्या झगड़ा है, क्या विवाद करके जाइए। फिर न्यायाधीश का राजनीति में आना क्या सही क्या गलत, क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। ये सब टॉपिक जो चीज़ें आपके पास
करके जाना चाहिए। बाकी देखिए केंद्र राज्य संबंध में आइए, इसमें क्या ये भी टॉपिक फेवरेट है। क्या संवैधानिक क्या प्रावधान है, प्रमुख विवाद क्या है केंद्र राज्य के बीच में, हमारे देश का जो संघवाद है उसका क्या नेचर है, क्या उसका विशेषता है, शक्ति का बंटवारा कैसे है, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की भूमिका लेके भी करना चाहिए। फिर कई नए राज्यों की मांग होती, क्या नए राज्य मांग सही है या गलत है, ठीक ना। सहकारी प्रतिवर्ती संघवाद को करके जाना चाहिए। फिर विफे राज्य का दर्जा है, क्षेत्रीय या राज्य, जो क्षेत्रीय और जो राज्य के आधार पर जो विषमताएं क्यों है, उसका क्या प्रभाव है, वो फन विपरीत यहाँ से पूछा जा चुका है। देखिए जो भी टॉपिक में लिया हूँ सब कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, पूछे जाने का चांस आपका है। फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर ये सब टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना। हाँ, बिहार में खास करके बिहार में पंचायती राज के तहत जो है ना महिलाओं की क्या मतलब की चीज़ें रही है, महिलाएं की क्या उसमें भूमिका है, क्या उसमें कमियां हैं, ये सब आपको करके जाना चाहिए। बाकी इलेक्शन की जहाँ तक बात है, इसमें आपको चुनाव लोकतंत्र में क्या रिलेशनशिप है, भारत का चुनाव पद्धति क्या है, निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, और चुनाव में क्या समस्या है, इसमें क्या सुधार होने चाहिए। क्योंकि अगर 68 में अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो पूछा है सेशन युग के पहले उसके बाद में क्या, सेशन युग जब सेशन जो है टीएन सेशन जब बने थे निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ चुका है, सुधार से पूछ चुका था, आपको यहाँ करके जाना चाहिए। बाकी देखिए मैं एक अलग टॉपिक बना दिया हूँ, राजनीतिक गतिशीलता, मतलब कि इसमें क्या है पॉलिटिकल डायनेमिक्स में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी में क्या प्रॉब्लम है, कि इसकी क्या पार्टी के अंदर क्या विशेषता है, उसकी क्या भूमिका है पॉलिटिकल पार्टी की, उसके अंदर क्या चुनौतियाँ हैं करके। फिर वोटिंग बिहेवियर कैसे लोगों का बदलता है, किस कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिर 1990 के बाद प्रमुख जो चुनाव सुधार हुआ वो दबाव समूह करके जाइए। राजनीति में जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ रहा है वो करके जाइए। राजनीति में कास्ट की भूमिका, धर्म की, क्षेत्र की, भाषा का, ये सब करके जाइए। फिर जो दल परिवर्तन कानून, गठबंधन की राजनीति, एनडीए, यूपीए, ये सब करके जाइए। फिर भारतीय लोकतंत्र का जो 75 साल हुआ है या संविधान का जो 75 पे हुआ है, इसका क्या उपलब्धियाँ, क्या कमियाँ रह गई, ये सब आपको करके जाना चाहिए। और ऐसे अगर टॉपिक को अगर मेंस में पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ऐसे में भी हेल्प करने वाला है। बाकी इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या नए ट्रेंड्स, क्या नए मुद्दे आपको उभरते हुए नजर आते हैं, ये करके जाइए। फिर संविधान के प्रमुख संशोधन, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये सब करके जाइए। और इन सब टॉपिक में जो भी है बिहार के घटनाक्रम को एक बार जोड़ लीजिएगा, चाहे राज्यपाल हो, जो भी चीज़ें बिहार को जोड़ेंगे तो आपका चीज़ें बेहतर होगा। अब देखिए इसके सोर्स क्या यूज करें। देखिए मेरा सलाह ये होगा, अगर आप लक्ष्मीकांत सर की बुक को देखिएगा ना तो इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक अभी ऊपर बताया वो आप एक बार लक्ष्मीकांत सर की बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी VNIF 365 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं, PD पढ़ सकते हैं, या नहीं तो ISPCS फाइटर जो मैं नोट्स मेरा इंडियन पॉलिटी का इंग्लिश और हिंदी में है वो यूज कर सकते हैं। और यूट्यूब पर मेरा काफ़ी लेक्चर पहले भी पड़ा हुआ है इसका, और आगे आने वाले समय में भी पॉलिटिकल अपने के साथ वीडियो बनाऊंगा, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी PYQ तो आपके पास होना ही चाहिए। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स और बिहार इकोनॉमिक्स को, इसमें क्या क्या टॉपिक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका एग्रीकल्चर या कृषि है। देखिए भारतीय कृषि क्या विशेषता है, इसको कर लीजिए, या रोल इंडियन इकोनॉमी में क्या है कृषि का, इससे इसमें क्या समस्या है। अगर 63 का पेपर देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। मार्केटिंग, कृषि मार्केटिंग, विपणन, ठीक ना। फिर MSP है, E-NAM है, हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछ चुका है। कृषि सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा 64 में क्वेश्चन पूछ चुका है। लैंड रिफॉर्म, और बिहार में जो कृषि रोड मैप है 3 तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, अभी चौथा भी चल रहा है, उसकी क्या उपलब्धियाँ रहा है, ऐसा क्वेश्चन जोड़ के पूछा जा सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, कुछ भी देखिए, शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ। बाकी इंडस्ट्री देखिए कि जो भी उद्योग लगता है उस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिर जो अभी बजट में कुछ कुछ औद्योगिक रीजन करने की बात है उसको पढ़ लीजिए। MSME बहुत ही टॉपिक फेवरेट है BPSC का। डिसइन्वेस्टमेंट, सेज, मेक इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब आपको इस टॉपिक के तहत करना चाहिए। बाकी गरीबी बेरोजगारी में एक ही में जोड़ दिया, उसके क्या कारण है, क्या उपाय है, सरकारी प्रयास क्या क्या हो रहे हैं बिहार और भारत दोनों लेवल पे। फिर आपका स्किल डेवलपमेंट, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब टॉपिक आपको करना चाहिए। आर्थिक जो है ना आपका नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग से भी क्वेश्चन BPSC पूछता है। जैसे कि हमारे देश में जो आज़ादी के बाद से लेकर 2017 तक जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चली उसका क्या मेजर अचीवमेंट है, ठीक है, उसमें क्या कुछ कुछ निगेटिव पॉइंट है वो करके जाना चाहिए। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया वो, क्योंकि अब इस चर्चा इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो मृत्यु हुई है, इस पर जरा क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। फिर LGP का क्या प्रभाव पड़ा
हमारे देश की इकोनॉमी पे, इसको करके जाइए। फिर नीति आयोग जो 2017 के बाद से क्या क्या कर, हालांकि 15 में बना है, लेकिन 2015 के बाद या 17 के बाद से जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में नीति आयोग की क्या भूमिका रही है, यहाँ आपको फन एक आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जहाँ तक बात है अब संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रेलवे से, रोड से, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो हमारे देश का जो वाटरवेज है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो भी है उसका क्या रोल है, या बिहार में इसकी क्या संभावना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन पूछ चुका है, हाउसिंग से, लॉजिस्टिक्स से क्वेश्चन तो 68 में पूछा, 59 में पूछा। कम्युनिकेशन से आप देखिएगा क्वेश्चन एक बार टेली डेंसिटी से पूछ दिया, हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो वहाँ से पूछ चुका है, तो इस तरह से आपको करके जाना चाहिए। बाकी एनर्जी से देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की क्या संभावना है, क्या इसकी स्थिति है बिहार या भारत में। ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। ये अलग टॉपिक है, एनर्जी के अंदर ये नहीं है ना, ये टॉपिक गलत हो गया, ये अलग टॉपिक ही है, ठीक ना। फिर देखिए बिहार इकोनॉमी आप अलग से क्या कर लीजिए, देखिए आप बिहार में जो भी एग्रीकल्चर है, इसका जो भी एलाइड फैक्टर से टॉपिक से, पशुपालन से पूछ सकता है, ठीक ना। इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मतलब वही बिहार से भी वही सब टॉपिक आपको मतलब कि करके जाना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा सोर्स आपका क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का जो आता है लेटेस्ट है, उसको पढ़ के आपका आराम से हो जाएगा। अब आते हैं भूगोल में, ज्योग्राफी में, भारत और बिहार दोनों का। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कीजिए, फिजिकल रीजन कर लीजिए, अफवातन मतलब कि हिमालय की नदियाँ, प्राकृतिक नदियाँ, अंतर क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लाइमेट से क्वेश्चन तो पिछले दो बार से पूछ रहा है, मानसून की प्रक्रिया से क्वेश्चन। मिट्टी के बारे में, रिसोर्स, अलग अलग मिनरल जो भी है रिसोर्स के बारे में, कोयला है, जो भी चीज़ें हैं उसको करना चाहिए। जनसंख्या को क्वेश्चन भी पूछा है, 11 का जनगणना में कैसे कैसे कहाँ कहाँ अधिक आबादी है, कहाँ ग्रोथ रेट अधिक है, क्यों है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। कृषि और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक ना। फिर क्लाइमेट चेंज, SC/FT क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक ना। फिर ब्लू इकोनॉमी से, नगरीकरण से क्वेश्चन पूछ रहा है। मिनरल्स और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पर्यावरण और विकास से टॉपिक आपको करना चाहिए। रीजनल डेवलपमेंट भी क्वेश्चन, ये फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। और आपदा और प्रबंधन, ये ज्योग्राफी में आपको इतना टॉपिक करके जाएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ है कि क्या हम यूज कर, देखिए सबसे जो मेजर सोर्स आपको यूज करना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार का भी और भारत का भी, यूनियन का भी, आप अच्छे से करके जाएंगे। इसका जो है ना इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का, मैं PDF अपने टेलीग्राम पे भी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो मेंस और PT दोनों के लिए है। इसमें सर्वे में क्या किया हूँ, जो भी मेंस से क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैं उसमें लिख दिया हूँ। आप इसको अगर पूरा PDF अगर कर लेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिर दृष्टि का इकोनॉमी आता है, वो भी आप सोर्स में यूज कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी के लिए मेरा सलाह ये होगा, 11-12 का जो बिहार का ज्योग्राफी है, फिर बिहार का तो भारत का ज्योग्राफी, आप उसका यूज कर लीजिए, वहाँ से आपका हो जाएगा। नहीं तो महेश कुमार बनवासर की जो बुक ज्योग्राफी का आती है, वहाँ से आप मेंस के लिए कर सकते हैं। बाकी ISPS फाइटर से जो भी मैं नोट्स दूंगा आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी PYQ तो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये आपका अध्ययन सामग्री, देखिए ज़्यादा सोर्स भी नहीं रखना है, लिमिटेड रखिए, हाँ उसको मैक्सिमम बार पढ़िए। और मेनली है कि मेंस में टॉपिक की समझ के साथ साथ आंसर राइटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं साइंस टेक में आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी फेवरेट टॉपिक बीपीएससी का है। इसरो का क्या अचीवमेंट है, या PSLV, GSLV, RLV, ये सब क्या है इसको, और जो भविष्य का क्या अभी है, और लेटेस्ट जो भी चीज़ें अभी चल रहा है लेटेस्ट में, वो सबको करके जाना चाहिए। और स्पेस टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो आपदा में हो, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, सब में। क्योंकि देखिए बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है साइंस टेक में, एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है रियल में, या स्पेस टेक्नोलॉजी आम लोगों के जीवन में क्या बेहतरी कर सकता है, क्या उसकी भूमिका, ऐसा कौन बीपीएससी पूछता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है, इसरो एग्ज़ाम के पहले तक जो भी अगर कुछ भी किया है उसको आपको करके जाना चाहिए, और बाकी उसका एप्लीकेशन रोल अच्छे से करके जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। फिर आपको जैव टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी से, इसका मेनली एप्लीकेशन ही पूछता है। अगर आप 69, 68, इसके 67 बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका एप्लीकेशन अच्छे से करके जाएंगे तो चीज़ें इसमें हो जाएगा, ठीक ना। हाँ बाकी बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ कुछ उसके अंदर टॉपिक है, जब मैं इसको कराऊंगा तो बता दूंगा, तो उसको आप करेंगे तो हो जाएगा। बाकी ऊर्जा में देखिए मेनली आपका परमाणु ऊर्जा बीपीएससी को साइंस टेक से पूछता है। बाकी सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा से भी पूछा है, ठीक ना। प्रदूषण भी फेवरेट टॉपिक है, इसके क्या प्रकार है,
प्रदूषण जितने भी प्रकार के होते हैं उसका क्या वैज्ञानिक उपाय है खत्म करने का, ठीक ना। जिससे भी वायु प्रदूषण चाहे दिल्ली एनसीआर में हुआ वहाँ से क्वेश्चन जोड़ के आपको पूछा जा सकता है। ई वेस्ट या ई कचरा, इसका क्या लाभ है, इसको कैसे हटाया जाए, कैसे इसका निपटान किया जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी कंप्यूटर और आईटीसी से जो क्वेश्चन पूछता है, सुपर कंप्यूटर क्या है, अभी एक मिशन कंप्यूटिंग से पूछ दिया था क्वेश्चन, एआई से क्वेश्चन एक बार पूछा जा सकता है। कंप्यूटर क्या भाषा होती है, कौन सी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार की होती है, साइबर क्राइम अभी काफ़ी चर्चा में थी, यहाँ से क्वेश्चन मिला जुला के पूछ सकता है। अब मेनली मैं क्या बोल रहा हूँ कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, बाढ़ को ख़त्म करने में, सूखा में, महामारी को ख़त्म करने में, आपदा में, जल संकट में, जिस तरह से रिसोर्स मेरा घट रहा है, साइंस का क्या यूज है इसको बढ़ाने में या इसके मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, प्रदूषण में, शहरीकरण में, ग्रामीण विकास में, ताकि अलग अलग डिफरेंट एरिया में साइंस टेक का क्या रोल है ये आपको सोचना पड़ेगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, या नहीं तो जितना भी क्वेश्चन PYQ में पूछ चुका है उसका अच्छे से फॉलोफन कर लीजिए तो चीज़ें आपके लिए हो जाएगा। सोर्स क्या यूज करें, देखिए मेरा सलाह ये होगा कि PYQ को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसका सॉल्व करके नोट्स बना लीजिए, ठीक ना। और फिर जो IAS PCS फाइटर का जो नोट्स है हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप उसका यूज कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी मैं इसका ले चुका और आने वाले दिनों में लूँगा, आप उसका आराम से यूज कर सकते हैं। बाकी दृष्टि का क्विक बुक है, इसका यूज करें या नहीं भी तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात आती है DI के, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन की जहाँ तक बात है, इस सेक्शन को करने से पहले मेरा सलाह ये होगा, जिसका बेसिक बहुत कमज़ोर है मैथ में, वो परसेंटेज का बेसिक, रेशियो का, लॉस प्रॉफिट एवरेज का एक बार प्रैक्टिस कर लें। परसेंटेज का प्रैक्टिस 1 घंटा कर लें, रेशियो का 1 घंटा कर लें, लॉस प्रॉफिट का 1 घंटा कर लें, एवरेज का तो 5 घंटा आप इस बेसिक टॉपिक को रिवाइज कर लें। कहाँ से कर लें, किसी भी SSC या बैंक के जो मैथ के जो टीचर हैं उनका वीडियो देख के आप 5 घंटा यहाँ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, पिछले 10 साल का जो PYQ है उसको कम से कम 3 बार बनाइए, 1 बार बनाइए, फिर 2 बार बनाइए, फिर तीसरा बार बनाइए, मतलब पिछले 10 साल का DI का क्वेश्चन एक कीजिए। अब क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, देखिए RS अग्रवाल सर की जो मोटी जो बुक आती है मैथ की, उसके लास्ट जब आइएगा लास्ट सेक्शन में जो है ना उसमें DI का चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि इसका मैं PDF कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम में शेयर करने का। बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है DI का, पाई चार्ट, टेबल का, बार ग्राफ का, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें दिया, बहुत सारा क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन उसमें। अगर आप उसमें 1000 में से अगर आप 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हाँ ये जरूर कर लीजिए 10 साल का। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि DI का यूट्यूब पर मैं लेक्चर बहुत सारा ले लूँ ताकि आपका चीज़ें आसान हो जाए। चलिए तो ये हो गया आपका GS पेपर फर्स्ट और सेकेंड का। अब आते हैं निबंध। देखिए निबंध के लिए क्या किया जाए, देखिए मेरा सलाह ये होगा निबंध के लिए जो है सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जैसे कि जो सोशल इशू का, जैसे कि महिलाओं को लेके है या शिक्षा को लेके है, तो जो सोशल इशू जो आसपास चीज़ें हो रही है उसका, या राजनीतिक का, आर्थिक का, तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कम से कम 10 निबंध लिखने का प्रयास करें, ठीक ना। और फिलोसफिकल ऐसे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और बिहार का लोकोक्ति जो मुहावरा जो है वहाँ देखिए लगभग आप 100+ मत लिखे, लेकिन लोकोक्ति मुहावरा का मीनिंग तो आपको करके कम से कम 100+ जाना ही, मतलब उसका मीनिंग क्या है या उसका सिनॉप्सिस तैयार करके जाइए, ठीक ना। तो मेनली इसमें आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा निबंध में जो, हालांकि मैं इसका अलग से ऑलरेडी लगभग 15 से अधिक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरा उपलब्ध है ऐसे का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आने वाले दिनों में बताऊँगा। इसमें मेनली आपको जो है ना कोई भी टॉपिक है उसको सोचिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, बाकी आपको योजना और कुरुक्षेत्र पढ़िए, उससे आपका ना ऐसे मतलब लिखने में काफ़ी हेल्प देगा। साथ ही साथ जो खास करके जनसत्ता का जो एडिटोरियल आता है वो आपको काफ़ी यूजफुल होगा, किसको, ऐसे को लिखने के लिए। और भी जो भी न्यूज़पेपर है आप उसका अगर संपादकीय पढ़ते हैं तो निबंध लिखने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। हाँ फिर भी दृष्टि का एक जो आता है निबंध वो खरीद सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा भी जो है ना हिंदी और इंग्लिश में 100 से ज़्यादा ऑलरेडी मॉडल पर तैयार करके रखा गया, और उसमें चाहे उसको भी आप कर सकते हैं। और यूट्यूब का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपका निबंध के लिए हो जाएगा। तो मेरे निबंध में मेनली आपको प्रैक्टिस, खास करके बिहार स्पेसिफिक तो आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। इसमें आपको अच्छे कोटेशन का यूज, दोहा का यूज, अलग से मैं इसका हालांकि लेक्चर लूँगा निबंध स्पेशली मैं बताऊँगा, ठीक है, आप उसको करना पड़ेगा। अब आते हैं मेन है कि करेंट अफेयर्स। देखिए अभी जनवरी
आ चुका है। आज 5 जनवरी का मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो 5 जनवरी तक में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक साल का करंट अफेयर्स है मैं इसमें ये बता रहा हूँ। बाकी अभी चूँकि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, मेरे शिक्षा आयोग बोल रही है, तो उसके पहले मतलब कि मार्च तक का आप जो भी आगे जनवरी फरवरी मार्च में जो भी करंट अफेयर घटनाएं घटेगी आपको वो भी करके जाना चाहिए। हालांकि अभी तक का मैं इसमें टॉपिक ले लिया हूँ। देखिए क्या क्या, देखिए जो करंट अफेयर जो टॉपिक है हो सकता है वो जीएस पेपर सेकंड में पूछ ले, थर्ड में भी जिस पर सेकंड में भी पूछ ले। तो करंट अफेयर्स अगर आप देखें, मतलब मेरा देखिए कहना सिंपल ये है, अगर आप हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए, बाकी पेपर फर्स्ट का जो करंट का सेक्शन है, बाकी पेपर सेकंड का जो सेक्शन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो सब कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर इसरो का अचीवमेंट पूछ रहा है, चंद्रयान 3 पूछेगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, करंट का ही तो जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हिस्ट्री अगर छोड़ दिया जाए मोटा मोटी, बाकी सारा फर्क कहीं ना कहीं करंट के इर्द गिर्द ही घूमता। अगर पूछेगा जो 106वां संविधान संशोधन का क्या है, वो कहीं ना कहीं करंट आ जाएगा। पॉलिटी में अगर करंट हो गया तो चलिए, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखिए, इसमें देखिए दो तरह का होता है, एक तो नेशनल जो घटनाक्रम है और एक इंटरनेशनल घटनाक्रम। आपको दो पार्ट में बांट दिया। उसमें भी देखिए नेशनल में भी कई टॉपिक हो, जैसे कि पॉलिटिकल इशू, जैसे कई सारा, जैसे कि आरक्षण 69 में पूछा क्वेश्चन यहाँ से, तो EWS आरक्षण, OBC SC ST आरक्षण, आरक्षण के लेके जो क्या विवाद है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अभी जो नारी शक्ति वंदन एक 2023 आया उसको, और कैसे आरक्षण एज ए वोट बैंक, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है एक बार। UCC के बारे में आपको CAA और धारा 6 जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय था इसके बारे में, NRC और CAA को जोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। सहकारी संघवाद, राजकोषीय संघवाद, विशेष राज्य का दर्जा। हालांकि ये सब क्वेश्चन हो सकता है आपको पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में मिल जाए पेपर 2 में, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरा करंट अफेयर पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर दल विरोधी कानून हो गया, न्यायिक नियुक्तियाँ हो गई, एक साथ चुनाव हो गया, चुनावी फंडिंग हो गया, पॉलिटिकल पार्टी या उसके अंदर की जो डेमोक्रेसी है, राजनीतिक अपराधीकरण हो गया, मोड ऑफ कंडक्ट हो गया, ठीक ना। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें जाति, धर्म, भाषा, मतदान व्यवहार, इस सब को जोड़ जाड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। वित्त आयोग की भूमिका, खास करके जो 16वां वित्त आयोग है उनके समक्ष क्या प्रमुख चुनौतियां हैं ये। फिर नेक्स्ट चलते हैं करंट में, आपका जो लोक परीक्षा अधिनियम आया है ये भी करना पड़ेगा। सहकारी समितियां, मूल ढांचा, इलेक्टोरल फेवरेज, मतलब कि जो चुनावी जो ये फेवरेज ये करना पड़ेगा। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकारी, जो मोदी सरकार का जो मेन कॉन्सेप्ट उस पर का वो यहाँ से पूछ सकता है। चुनावी बॉन्ड हो गया, राज्यपाल की भूमिका, आर्टिकल 370, एग्जिट पोल का भी काफ़ी चर्चा में रहा था, और गठबंधन की सरकार, ये सब कहीं ना कहीं करंट में ही रहता है। तो अगर पॉलिटी में पूछेगा तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आर्थिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दे MSP, ई-नैम सब चर्चा में आपका टॉपिक रहता है। मेरी टाइम इंडिया विजन अभी आया, ये करना पड़ेगा। जो शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। फूड प्रोसेसिंग हो गया, NPA, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का जो लेटेस्ट जो डेटा आता है वो करना पड़ेगा। MSP हो गया। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डिसइन्वेस्टमेंट, अगर जब बजट में कुछ चर्चा हुआ है या अभी लेटेस्ट में अगर किसी कंपनी का हुआ है तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। RBI और इसकी क्या भूमिका रही है हमारे देश की इकोनॉमी में, यहाँ से क्वेश्चन। फिर हमारे देश की इकोनॉमी का जिस तरह से डिजिटलीकरण हो रहा है, क्या क्या सरकार स्टेप उठा रही है, आधार कार्ड है या मोबाइल है, ठीक ना, ये करना पड़ेगा। WTO का लेटेस्ट बैठक या उसमें क्या कृषि सब्सिडी का मुद्दा है। भारत में जिस तरह से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है उसके पीछे क्या कारण है। GST हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक ना, अगर करंट में पूछ सकता है, इकोनॉमी में पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या उपलब्धियां रही पिछले 7-8 साल की, GST की 17 में लागू हुआ है, 7 साल मोटा मोटी होने वाला है, ठीक ना। फिर जनसंख्या लाभांश, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। मानव विकास से, मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, स्मार्ट सिटी में क्या डेवलपमेंट और क्या कमियाँ हैं, क्यों इतना ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। स्टार्टअप्स काफ़ी चर्चा में रहता है। ब्लू इकोनॉमी हो गया, स्वयं सहायता समूह, जीविका से जो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब टॉपिक है जो कि आपको करके जाना चाहिए। अगर हम साइंस टेक की अगर बात करते हैं, देखिए इसमें AI, औद्योगिक क्रांति 1.4 1.5 भी अभी चर्चा में है। क्वांटम तकनीक से क्वेश्चन पूछ सकता है। 3D रोबोट, ड्रोन, मशीन लर्निंग, क्योंकि यहाँ नोबेल प्राइज इस बार मिला है इन सब क्षेत्रों में। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है, आदित्य चंद्रयान 3 क्या है, अंतरिक्ष में जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, फिर पृथ्वी योजना, डीप फेक, तकनीकी का स्वदेशीकरण, प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय का है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ये क्या है, ठीक है। फिर डिजिटल हेल्थ,
फिर सेमीकंडक्टर में काफ़ी चर्चा में रहा है। भारत में बायो E3 नीति अभी सरकार ने लॉन्च की है। रक्षा क्षेत्र में DRDO का क्या तकनीकी प्रयास है। फिर अब एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखिए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास कैसे विकास भी हो रहा है, हम पर्यावरण नुकसान भी हो रहा है, यहाँ उसको फंजोर के पूछ चुका है एक बार। फिर भूजल की कमी, बढ़ता वायु प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट का क्या समस्या है, क्लीन एनर्जी का टॉपिक आपको करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इसमें आपका नेट जीरो का जो लक्ष्य 70 तक है कैसे प्राप्त होगा, क्या क्या सरकार को करना पड़ेगा, बिहार सरकार क्या कर रही है, यहाँ उसको प्राकृतिक खेती, क्लाइमेट चेंज, COP29 जो हुआ उसका गलत लिखा गया, हीट वेव, चक्रवात, FDG गोल 2015 से लेकर 30 तक जो है इसमें कौन कौन से इवेंट प्राप्त हो चुका है या कौन सा नहीं हुआ है, नीति आयोग उसमें क्या कर रही है, यहाँ उसको फन पूछ सकता है। मिशन लाइफ मोदी जी का एक प्रोजेक्ट है यहाँ से, क्योंकि चर्चा में रहा था, ठीक ना। तो ये सब साइंस टेक में है। और बाकी और भी अगर जो पिछले अगर आगे 1 या 2 मंथ में कुछ चीज़ें अगर हो गई तो आप उसमें इसमें एड ऑन कर लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात। जहाँ तक देखिए इसमें सबसे फेवरेट टॉपिक अभी इस बार के लिए हो सकता है कि भारत इसके पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ संबंध, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में जो आर्थिक और राजनीतिक संकट है, ठीक ना। फिर भारत चीन सीमा विवाद अभी जो चर्चा में काफ़ी रहा है, नदी विवाद, भारत मालदीव संबंध, अफगान संबंध जो तालिबान चीज़ें हो रही है, ठीक ना। भारत भूटान, भारत चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान को जोड़ के पूछ सकता है। भारत श्रीलंका क्योंकि राष्ट्रपति नए वहाँ बने हैं। भारत की प्रथम प्रूफ नीति में क्या चेंजेज आया है, क्या समस्या है, ओवरऑल इसमें आपको एक बार करके जाना चाहिए। और BRI जो चाइना का है और CPEC ये भी यहाँ से एक बार जोड़ के पूछा जा सकता है। बाकी भारत और अन्य देश के साथ संबंध देखिए, जैसे कि इजराइल के साथ, UAE, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका, रसिया, इटली, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, ये सब कुछ चीज़ें जहाँ मोदी जी दौरा किए पिछले 1 साल में, आपको मोटामोटी उस देशों के साथ क्या उनका इम्पोर्टेंस है, क्या समस्या उन देशों के साथ है, ये आपको एक बार करना चाहिए। बाकी जहाँ तक संगठन की बात है, क्वाड, G7, G20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग, ITU2, AUKUS, सार्क, बिमस्टेक, नाटो, UNO, जो मानवाधिकार है, COP है, आसियान है, ठीक ना, प्रवासी भारतीय है, ये सब चीज़ें जो मतलब ये संगठन में चीज़ें करना चाहिए। देखिए रिपोर्ट से भी करंट में पूछता है, जैसे कि 2300 का रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, FDG, ठीक ना, फिर HDI, फिर ग्लोबल हंगर, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें जो ना रिपोर्ट का देख लीजिएगा। आधा में देखिए जैसे इंडिया का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, रशिया यूक्रेन लड़ाई का क्या कारण है, हमास इजराइल लड़ाई है, ईरान के बीच लड़ाई है, पश्चिम एशिया संकट क्या है, भारत की पश्चिम एशिया नीति क्या है, समुद्री सुरक्षा क्या है, आतंकवाद से क्वेश्चन पूछता है, और साउथ और नॉर्थ जो ग्लोबल है इसका से भी क्वेश्चन यहाँ से BPSC पूछता है। तो ये सब कुछ जो है ना मैं इंटरनेशनल रिलेशन में टॉपिक रखा हूँ, आपको यहाँ से जो है ना करना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है ना करंट अफेयर्स चाहिए। देखिए ये ज़्यादा नहीं है, कम आपको अगर जब मेंस देने जा रहे हैं तो इतना टॉपिक पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। तो देखिए अगर इन सब टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऐसे में भी कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो बाकी 1-2 महीने का जो भी करंट है वो मैं बाद में इसमें एड ऑन कर दूंगा। कब वो मतलब कि मैं फरवरी लास्ट में एड ऑन कर दूंगा। अभी 2 महीने में जो भी करंट है मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप उतना करके जाएंगे चीज़ें इसमें हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल आपका हो गया GS पेपर फर्स्ट, सेकेंड, करंट अफेयर्स, निबंध का पूरा सिलेबस, उसका टॉपिक, उसका सोर्स। हाँ देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, देखिए इसमें जो मेरा सलाह होगा इसका सोर्स की जहाँ तक बात है, एक तो मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या होगा कि मैं जितना भी टॉपिक यहाँ बताया हूँ मोटामोटी मैं कोशिश करूँगा मैं लेक्चर वाइज या अभी मैं न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स में शुरू करने वाला हूँ आज या कल में। तो वहाँ जब मैं वो कराऊंगा न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स तो मैं उसमें इस सब टॉपिक कवर कर लूँगा। और मेरा मानना ये है अगर आप 1 साल का न्यूज़पेपर खास करके संपादकीय पढ़े हैं सही ढंग से, जो मैं पेपर कटिंग शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में, जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कि उसका मैं लिंक नीचे दूँगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ अगर आप उसको भी अगर सही करेंगे तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो मेरा सलाह ये होगा कि एक तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, ठीक ना, इस करंट अफेयर का टॉपिक कवर करेंगे। बाकी जो है ना बहुत सारा करंट अफेयर्स का PDF टेलीग्राम पर मेरा भी आता है, उसको देखें। IF जो आता है उसका जो मंथली मैगजीन या 365 जो आता है IR का, आप उसका भी उसमें यूज़ करके आराम या PD भी पढ़ सकते हैं। PD भी ठीक है, करंट अफेयर के PD भी आपका बढ़िया, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो अब मोटा मोटी क्या रहा कि तैयारी जो ओवरऑल कैसे करें, इस सब सब्जेक्ट कर बात
किया जाए। देखिए सबसे पहली बात मैं क्या बोला कि PYQ को आप अच्छे से कीजिए विश्लेषण, लगभग कम से कम 5-10 साल का पेपर देखिए, जाके मार्केट जाइए, PYQ उठाइए, पेपर देखिए, ठीक ना। फिर सिलेबस को अच्छे से लिखिए, जितना भी मैं बताया सब सिलेबस ही था आपका, इसको अच्छे से आपके पेज पर टेबल पर लिखा या इसका फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक ना। फिर प्रत्येक विषय के टॉपिक वाइज को आपको रीड करना चाहिए, टॉपिक वाइज, जैसे कि 57 की क्रांति को अच्छे से पढ़िए, असहयोग आंदोलन को अच्छे से पढ़िए समझिए, उसका शॉर्ट में बहुत नोट्स बनाइए। जैसे कि शॉर्ट में नोट्स कैसे बनाए, जैसे मान लीजिए कि नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक। अब इसका क्यों ये क्यों हुआ, कारण ऐसे करके करिए, 1 कारण 2 कारण 3 कारण, तो सिर्फ पॉइंट आपके पास वो होना है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो वहाँ आपका यही पॉइंट काम देगा, ठीक ना। तो PYQ को खुद से फिर शॉर्ट नोट बनाइए, फिर PYQ को लिखने का प्रयास कीजिए शॉर्ट में, डिटेल में, जैसे भी, और किसी मेंटर से कॉपी चेक कराइए। सबसे अच्छा बात यह है कि जो आप लिखेंगे ना कोई ऐसा जो मेंस दे चुके हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनसे अपनी कॉपी चेक करवाइए, उनसे पूछिए मेरी कॉपी में क्या कमियां रह गई, वो बहुत ज़रूरी है। और कम से कम प्रतिदिन 2 से 3 घंटा, अगले आने वाला जो 3 महीना है, पर डे आपको 3 घंटा 4 घंटा आंसर राइटिंग सुबह शाम इवनिंग कभी भी करना ही चाहिए। मेरा फला सिंपल क्या रहेगा, जैसे कि आज तारीख है 5 जनवरी, मान लीजिए आज आप दिन भर जो भी मेंस का पढ़िए, हिस्ट्री पॉलिटिक्स कुछ भी पढ़ लीजिए, ठीक ना। और सुबह सुबह जैसे कल होगा 6 जनवरी होगा, सुबह जैसे जब भी आप जगिए तो 2 घंटा एकदम लिखना, वही टॉपिक का क्वेश्चन लीजिए, PYQ लीजिए, उसी टॉपिक पढ़ लीजिए, PYQ लीजिए, और वही आंसर लिख लीजिए, किसी कॉपी चेक कर लीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। और मेंस का टेस्ट जरूर दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, लेकिन हाँ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से कम आने वाले 3 महीने में आपको कम से कम जो है ना GS पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों मिला के लगभग जो है ना 10 टेस्ट दीजिए, और बाकी निबंध का भी 10 टेस्ट मोटा मोटी दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ टेस्ट देना भी अनिवार्य है, और न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक ना। ये चीज़ हो गया, इतना आप करेंगे। बाकी अब जो मैं जो कराऊंगा अभी मेंस रिगार्डिंग मेरी टीम पूरी मदद करेगी, जैसा 67 से ही करती आ रही है। अगर आप देखेंगे 67 में जाके प्लेलिस्ट जाके देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस टेक करेंट अफेयर्स निबंध सबका यूट्यूब पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ। 67th में जो मैं हिस्ट्री का जो लेक्चर लिया हूँ, आप उसको देखिए, कितना अच्छे कंटेंट के साथ जो लेक्चर लिया। आज भी उसको 69th में कई सारे बच्चे उस लेक्चर को देखे हैं और बहुत अच्छा मार्क्स पेपर फर्स्ट में लाए हैं। पॉलिटी का मेरे को बहुत अच्छा लेक्चर ऑलरेडी उसी में लिया था, उसको आज लोग देख के उसका फ़ायदा उठा, तो आप ऑलरेडी वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है। फिर इसमें जो है अभी ऐसे मेंस का बैच मतलब कि 7 या 8 जनवरी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और जो भी आपको जो टीम गाइड करेगी, या तो BPSC सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं या इंटरव्यू फेस्ड हैं और पूरी तरह मेंस से वो एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। तो वो टीम जो है ना आपका पूरा मेंस का बैच मतलब चलाएगी, ठीक ना। आप उसमें अगर लगता है चीज़ें तो आप उसमें आप जुड़ सकते हैं। फिर इसमें ये जो है कि डेली बेसिस पे इसमें ये कराऊंगा कि एक तो जो बैच का जो मेरा पूरा शेड्यूल ऐसा रहेगा, टॉपिक बाय डे मैं दे दूंगा पहले से, उस टॉपिक का आपको अच्छे से मैं मिल जाएगा आपका वीडियो लेक्चर, ठीक ना। उसके बाद उस टॉपिक पे शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डे वाइज मिलेगा। फिर उसमें टेस्ट भी रहेगा, टेस्ट ऑफलाइन भी रहेगा, टेस्ट ऑनलाइन भी रहेगा। वो पूरा शेड्यूल में मैं जो है ना 1-2 दिन में अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप इसको अगर ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, नहीं भी अगर तो कहीं भी आप ज्वाइन कर, लेकिन हाँ जितना टॉपिक में ओवर बताया जो है आप इसको अगर अच्छे से अगर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। जो भी चीज़ें इस निराशा के दौर में कुछ चीज़ें आपको मूव ऑन करना चाहिए, धीरे धीरे कीजिए, ठीक ना। बाकी जहाँ तक री एग्ज़ाम की बात है, हम लोग प्रयास ऐसा अभी तक ऐसा नहीं कि चल ही रहा है, प्रयास हम लोग करते रहेंगे। बाकी आप इस ओर भी पढ़ाई पर भी अपना धीरे धीरे ध्यान फोकस करें, क्योंकि अगर जहाँ री एग्ज़ाम होगा भी तो फिर मेंस तो बहुत कम समय में फिर रहने वाला है, तो इसलिए आप ऐसा करें तो पढ़ाई जारी रखें, ठीक ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।